हेलो। नमस्ते बच्चों। मैंने अभी भी मास्क लगा के रखा है। ये एक सिग्नल जा रहा है आपको कि अभी कोरोना गया नहीं है। मास्क आपको लगा के रखना है। आज का ये लेसन है आप लोग के लिए। अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। खैर, आज मैं कोरोना पे भाषण देने नहीं आई हूँ आप लोग के सामने। मैंने अपना स्क्रीन रिप्रेजेंट किया हुआ है और मैं बहुत जल्दी आपके सामने भी अपना स्क्रीन रिप्रेजेंट करूंगी। आज का मेरा वीडियो जो बनाने का मकसद है वो ये है कि लाइक अब लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट पे हम कैसे रिवीजन करें। ठीक है, हम होता क्या है कि जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, अभी बहुत सारे सोर्सेस हैं। ठीक है, तो उस सारे सोर्सेस में अब हमें करना है कि हम क्या इतने सारे सोर्सेस को पढ़े बैठ करके, मतलब लास्ट मोमेंट पे हम क्या करें। लास्ट मोमेंट में मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि टाइमर सेट करिए। टाइमर सेट करके, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है अपने आंसर शीट को, एक ओएमआर शीट रखिए और आप अपने सैम्पल पेपर को दिन में एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट का कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 सब्जेक्ट को आप कवर कीजिए। ये लास्ट मोमेंट का टिप है। खैर, आज मैं आपके सामने जो भी वीडियो लेकर आ रही हूँ, यहाँ पे जो मैं स्क्रीन रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, तो मेरा ये फोकस है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को। तो एक बार मेरे साथ अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं, सिर्फ एक बार, तो हो सकता है कि आप एग्जाम से बहुत सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले पाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे स्क्रीन पे भी रखा है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही रखा है सामने। अभी मैं आपको रिप्रेजेंट भी करने जा रही हूँ। इनफैक्ट मैं कर ही देती हूँ, इतनी बातें कर रही हूँ मैं, एक स्क्रीन रिप्रेजेंट कर ही देना चाहिए मुझे। ठीक है, जस्ट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट अ स्क्रीन। आप मेरा पूरा एंटायर स्क्रीन देख पाइएगा। आई थिंक आप लोग को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी यहाँ से जब स्क्रीन आपको दिखना स्टार्ट हो गया, फिर आप मैं जो भी मतलब प्रेजेंट करना है वो अब आपके सामने लेकर आती हूँ। ये देखिए। ठीक है, मेरा फोकस यही है कि आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम लोग पूरा फोकस करके इसको खत्म कर देते हैं। मतलब एटलीस्ट बायो में तो पूरा मार्क्स चाहिए मुझे, जितने भी मार्क्स का है बायो। आपको पता ही है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं साइंस में, तो ये पूरा ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। एनसीईआरटी पूरी तरह से आपका मतलब फोकस ही नहीं करते हो यार दोनों के सब क्वेश्चंस पे। अभी लास्ट मोमेंट में तो एकदम जरूर करो, एक बार पढ़ लो, चलो मेरे साथ रिवाइज कर लो। देखते हैं हम लोग क्या क्या कर पाते हैं इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हो सकता है बहुत बच्चे सारे क्वेश्चन जानते भी हों, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। अब कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफ्स के लिए क्या। एक बस ध्यान देना बच्चों, मतलब अब एग्जाम के टाइम ना बड़ा पैनिक कर जाता है बच्चा, आया हुआ क्वेश्चन भी छोड़ के चला आएगा। इनकरेक्ट बोल रहा है, आपको करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बोलना है। दे synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Number two, they store carbohydrates in the format of starch. Number three, they convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. They constitute the first trophic level in food chains. अब देखो, जब डी वाला देखो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो भाई आप पहले इसमें क्या करो ना, अलग कर दो। जैसे जो इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट को आप अलग कर दो, तो ये तो डी तो करेक्ट लग रहा है। सी देखें, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ। सी तो भाई एकदम ही से पता चल रहा है हमें कि इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। ऑटोट्रॉफ मतलब फोटोसिंथेसिस। तो फिलहाल अभी मैंने आपको कहा जैसा कि हाँ भाई सी तो एकदम ही गलत लग रहा है, और मैग्नीफाई करने की जरूरत है क्वेश्चन को। चलो अभी ठीक है शायद। नाउ दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एकदम सही। आपको पता है जब प्लांट्स खाना बना लेते हैं, अपना ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, स्टार्च में। ए, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, रॉ मटेरियल है ये, वाटर भी है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एकदम सही। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा डी। ठीक है, याद रहेगा। In which of the following groups of organisms, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं चाह रही हूँ, in which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and absorbed। मतलब समझ रहे हो आप, आपने जब पहले कभी इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर ये सब पढ़ा है ना, इंट्रासेलुलर में याद है आप लोगों को कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या था, जब हम बॉडी के अंदर करते थे डाइजेशन। एक्स्ट्रा यानी कि बॉडी के बाहर हम डाइजेशन कर रहे हैं और हम न्यूट्रिशन सक कर रहे हैं।
तो आपको इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड अब्सॉर्ब, यानी हम तो कभी नहीं आएंगे, ह्यूमंस तो होंगे भी नहीं कभी। और आई थिंक ह्यूमन का एग्जांपल लिया भी नहीं है इन्होंने। मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, एमीबा, पहला तो एकदम ही गलत, क्योंकि इसमें इन्होंने ग्रीन प्लांट्स ले लिया है। ग्रीन प्लांट्स आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स का तो काम ही है फोटोसिंथेसिस करना, तो वो हेटरोट्रॉफ में आएंगे ही नहीं। बी, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। और भी देख लेते हैं हम लोग, पैरामीशियम, एमीबा, कस्क्यूटा, तो एकदम नहीं, ये तो पैरासाइटिक है। ये ब्रेकिंग डाउन का तो सवाल ही नहीं आता। एमीबा तो खैर प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ है, और ये कस्क्यूटा ये पैरासाइटिक है। फिर डी देखो, कस्क्यूटा लाइस टेप फॉर्म, इसमें तीनों ही आपका पैरासाइटिक है। तो पैरासाइटिक जैसे ही बात आती है बच्चों, तो उसका तो काम ही नहीं है ब्रेकिंग करना। ब्रेकिंग करना मतलब क्या, जो डाइजेस्टिव, जो भी डाइजेशन हो रहा है, जो भी खाना है उसको डाइजेशन करना, आइदर इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी। तो मेरे हिसाब से, और आपको भी पता चल रहा होगा कि आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, देखो ब्रेड मोल्ड में फिर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, बट ब्रेड मोल्ड क्या है, फंगस है। मशरूम क्या है, फंगस है। ईस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नोन फंगस है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सेप्रोफाइटिक है ये, नो डाउट। बट ये अपना डाइजेशन जो है, डाइजेशन मतलब फूड मटेरियल बाहर से ही उसको डाइजेस्ट करके, उसको डिकम्पोज करके वो अपना न्यूट्रिशन सक करता है ना। नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कि बार बार मैं बात बच्चों को कह रही हूँ कि करेक्ट और इनकरेक्ट वाला बहुत क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें क्यों भाई, इसमें होता बहुत सिंपल है, बट बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि करेक्ट पूछ रहा है, हेटरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या ये करेक्ट है, लग तो रहा है। हेटरोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी, बिल्कुल गलत। हेटरोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बिल्कुल गलत। हेटरोट्रॉफ्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बिल्कुल गलत। तीनों में आपको एक ही बात कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो कह रहे हैं दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर, डू नॉट वर्ड वहां लिखा है, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्वेश्चन इतना आसान है, आंसर्स जो है उसके ऑप्शंस जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आंसर है ए, हो गया। हेटरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Which of the correct sequence of part in human alimentary canal? अब देखो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में बच्चा बहुत कुछ जाना, माउथ जाना, मैंने भी पढ़ाया, बहुत कुछ पढ़ाया। अब सिर्फ सीक्वेंस पूछ दिया हम लोगों ने। एनसीईआरटी मतलब, यही बात मैं बार बार कहती हूँ बच्चों को कि हम एनसीईआरटी को अगर अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, हम मतलब टीचर्स, स्टूडेंट सब, तो फिर नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। ना एक भी नंबर नहीं आप कटा कर आओगे, नॉट इवन अ सिंगल नंबर। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस देख ले, पहले सब में तो माउथ 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 ही है, चलो ठीक है। तो सेकंड पे आप देखो कि स्टमक है, तो ये स्टमक ए और बी, सॉरी सी काट दो, हटा दो। अब बी और बी में लड़ाई होगी कि कौन हम लोग में से सही है। माउथ के बाद एसोफेगस है, इसमें भी एसोफेगस है, इसोफेगस बोलते हैं कई बार, इसोफेगस। तो इसको जो है ये दोनों ही एकदम सही है। इसोफेगस के बाद वाला ऑप्शन आप देखो, स्टमक इसमें भी है, बी में भी है, डी में भी है। अब इसके बाद आपको पता है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आना चाहिए, बी में लार्ज है, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब आपको पता चल रहा है ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है ना। आसान, ट्रिकी होता है बच्चे, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, हो जाएगा, बहुत आसान है। If क्वेश्चन नंबर 5, इफ सलाइवरी अमाइलेज जब भी हमने बात की, मतलब कि सलाइवा जो हमारे मुंह में आ रहा है, बकल कैविटी में आ रहा है, उसमें जो एंजाइम है, उसमें जो जो एंजाइम है उसकी बात हो रही है। Salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? पता है, ऑप्शंस देखो ही मत, आपको पता है कि मुंह में किसका, माउथ में किसका डाइजेशन होता है। तो माउथ में डाइजेशन होता है किसका, स्टार्च का। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, करेक्ट। अब आप ए ऑप्शन देखो, प्रोटीन एकदम हटा दो, सी फैट एकदम हटा दो, डी एब्जॉर्प्शन एकदम हटा दो। मतलब इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। हमें अगर स्टार्च का कोई अगर आपको अलग फॉर्म दे देता फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता। तो सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का। तो नंबर एकदम क्लियर कट आंसर है बी। चलो, क्लियर है।
इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन। मतलब मुझे पता है कि मेरे बच्चे इतना मेरे से पढ़ चुके हैं या और भी सोर्सेस से कि अब इस क्वेश्चन को कहेंगे कि भाई चलो ये क्वेश्चन क्यों ही आ गया। चलो अब आ गया है तो एनसीईआरटी वालों ने रखा है तो उसको कर ही लो। चूज द करेक्ट वन। पेप्सिन नहीं, एंजाइम है। म्यूकस लग रहा है। सिलिवरी अमाइलेज भी एंजाइम है। बाइल एक ऐसा जूस है जो कि लीवर सेक्रीट करता है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं है। तो आंसर है हमारा म्यूकस। आपको पता है ना, स्टमक के चारों तरफ मतलब अंदर इनसाइड द स्टमक द वॉल कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड इज सिक्रीटिंग आउट म्यूकस। म्यूकस का रोल क्या है? म्यूकस का रोल यही है, वो क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा वॉल को। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किसके वॉल को? स्टमक के वॉल को। ठीक है। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? अभी मैंने आपको बोला लीवर से बाइल जूस निकल रहा है, ठीक है, बट कौन सा पार्ट में आएगा? क्या स्टमक में आएगा? नो। लार्ज इंटेस्टाइन? नो। इसोफेगस? नो, क्योंकि वो तो स्टमक के पहले है। तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन एकदम क्लियर है। एनसीईआरटी में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखा इन्होंने। अगर आपको वो पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देते लाइक ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तब आपके लिए कंफ्यूजन हो जाता कि क्या ड्यूडेनम टिक करें, जेजुनम टिक करें कि इलियम टिक करें। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बार बार कह रही हूँ ना, आपके लिए इतना इजी होगा। मतलब जिन बच्चों को प्रेशर लग रहा है कि लास्ट टाइम में कि हाँ भाई एग्जाम्स हैं, बोर्ड्स हमने कुछ नहीं पढ़ा, वो तो खासकर मेरे इस वीडियो से बहुत रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ सही बात है, तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। तो इन्होंने कंफ्यूजन आप लोग के लिए बिल्कुल नहीं किया। आपको बस पिक करना है आंसर को। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूटेनम पार्ट है जहां पे बाइल जूस जो है वो लीवर अपना सिक्रीट करता है। और मैंने जब अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है, आप एक बार मेरे लेक्चर्स को देख सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक का। वहाँ पे मैंने नोट्स, अपना हैंड रिटन नोट्स ही डाला है अभी, उसमें आप जाना और वहाँ पे एक डायग्राम है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो वो डक्ट का काम क्या है? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट करता क्या है? दैट एक्चुअली ब्रिंग्स द secretions of the liver, that's why we call it as hepato, and pancreas, that's why we call it as hepato pancreatic duct। चलो बढ़िया। ये देखो ये क्वेश्चन पता है आप लोग का, एक्टिविटी से भी क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे एक्टिविटी को छोड़ देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एक्टिविटी को कभी मत छोड़ो। बायो हो आपका, केमिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। राइस वाटर यानी कि जिसको हम कहते हैं चावल जिसमें राइस है, उसका जो पानी है वो। द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। आप याद करो जब आयोडीन का टेस्ट करते थे तो हमेशा उसका कलर ब्लू ब्लैक चेंज हो जाता था। और दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स क्या होना चाहिए? प्रोटीन कभी नहीं होगा, फैट कभी नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का तो सवाल ही नहीं आता, ना सिंपल ना कॉम्प्लेक्स। सिंपल डायरेक्ट आंसर आपके पास है, वो है स्टार्च। है ना मजेदार? तो मुझे पता है बहुत ही आसान है बच्चों। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चे इसमें लार्ज इंटेस्टाइन कई बार टिक करके आते हैं, गलत। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट, एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट। हाँ, लिटिल बिट ऑफ एब्जॉर्प्शन आल्सो टेकिंग प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अभी देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी आप यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जब हम पेनक्रियास की बात करते हैं तो ट्रिप्सिन आता है हमारे दिमाग में। आपके यहाँ पे ए बी, अब देखो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। ए बी सी डी सब में ट्रिप्सिन है एक लाइन से। अब जिस बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं है ट्रिप्सिन क्या होता है, उसके लिए देखो ट्रिक कैसे मैं बता रही हूँ। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अच्छा दूसरा लाइपेज भी दिया है, यानी कि पहले तो सुन लो, पेनक्रियाज से दोनों तरह के एंजाइम आते हैं, ट्रिप्सिन भी आता है, लाइपेज भी आता है, याद रखना। पेनक्रियाज से दोनों एंजाइम मिलते हैं, ट्रिप्सिन भी, लाइपेज भी। तो पहला ऑप्शन लग रहा है, अभी मैंने कहा लग रहा है, पहला बाकी देख बी। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड, एकदम गलत, एकदम उल्टा कर दिया इन्होंने। ट्रिप्सिन को फैट्स के पास ले गए, लाइपेज को प्रोटीन, गलत। सी, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, दोनों एक काम नहीं करता, दोनों का अलग अलग काम है। अब डी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। अच्छा पहला तो कैसे, मैंने कैसे बोल दिया कार्बोहाइड्रेट दिया है? नो 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 नो, पहला तो एकदम नहीं होगा। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, नो। डी, लाइपेज जो है
वो इमल्सिफाइड फैट मतलब क्या? फैट जो कि टूट चुका है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ऑप्शन डी याद रहेगा, ट्रिप्सिन लाइपेज, ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन, लाइपेज फॉर फैट, टी पी ई सॉरी एल एफ, ऐसे करके कुछ भी मतलब याद कर लो आप लोग। डाइजेस्टिव एंजाइम थोड़ा सा, डाइजेस्टिव एंजाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है बट इतना भी मुश्किल नहीं होता है। When air is blown from mouth into test tube containing lime water, ये फिर आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, हम सिंपल सा जो क्लास 6 का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये। लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सबको पता है। हम जब माउथ, अच्छा मान लो चलो किसी को नहीं पता है, जिसको पता है उसने तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड टिक किया, वो आगे बढ़ा मेरे वीडियोस में। अब जिसको बिल्कुल नहीं पता है वो कम से कम ट्रिक लगाओ, ये ट्रिक लगाओ कि जब आप अपने माउथ से ब्लो कर रहे हो टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मुंह से जो गैस बाहर आएगी वो ना नाइट्रोजन होगी, ना ऑक्सीजन होगी, ना वाटर वेपर, क्या होगा, है ना, समझ गए? तो यही ट्रिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। बस यही ट्रिक है बच्चों। बार बार मैंने कहा सीक्वेंस पे बहुत फोकस करेंगे ये लोग, डायग्राम ही दिया हुआ आपकी बुक में, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ। अब यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो, एनारोबिक में इसे पूछ रहे हैं ईस्ट में, और इसमें पूछ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, पहला देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शंस इन इज, ईस्ट की बात हो रही है पहली बात तो ग्लूकोज से पाइरुवेट कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम सब जानते हैं। तो फिर बाकी में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ईस्ट में लैक्टिक एसिड नहीं बनता। लैक्टिक एसिड जब बनता है तो वो हमारे बॉडी में मसल्स में बनता है, तो बी और सी तो कभी नहीं होगा। अब ए और डी में देखें क्या होगा, एक बार डी देख लिया मैं, ग्लूकोज कन्वर्टेड टू पाइरुवेट, साइटोप्लाज्म उन्होंने प्लेस दिया एकदम सही। उसके बाद हाँ देखो, बस आपको गलती पकड़ में आ रही है, देखो यहाँ पे मैं कर्सर रखा, ये देखो, इसमें भी साइटोप्लाज्म प्लेस, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म, गलत। पाइरुवेट के बाद जो भी फॉर्मेशन होगा, इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ऑप्शन किस पे चले जाओगे आप, ए, है ना ट्रिकी, मतलब ट्रिक आपको करना है। इतने सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं और आप बना ही रही हूँ मैं भी, इसके बावजूद अब आप लोग अटेंड नहीं करके आओगे क्वेश्चंस अच्छे से, तो फिर ये एक मेरी मेहनत को तमाचा होगा, आप कह सकते हो, डायलॉग मारनी ना। एनीवेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर, अब एरोबिक की बात हो रही है, जहां एरोबिक आएगा बच्चों वहां एनर्जी का ध्यान देना, एनर्जी, ग्लूकोज कन्वर्टेड टू पाइरुवेट, पहले माइटोकॉन्ड्रिया तो एकदम हटा दो, ये ऑप्शन तो एकदम ही हटा दो, ग्लूकोज टू पाइरुवेट साइटोप्लाज्म, ब्लैंक पे देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही लग रहा है बट फिर भी गलती होगी, देखो क्या होगी मैं बताती हूँ। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पाइरुवेट, ये जब एरोबिक होता है बच्चों, तो पाइरुवेट जहां फॉर्मेशन होती है वहां थोड़ा अमाउंट, कुछ अमाउंट जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन भी होती है ना, 38 टोटल मॉलिक्यूल्स बनता है, तो उसमें से कुछ अमाउंट वहां पर भी रिलीज होता है पाइरुवेट के साथ भी। तो ग्लूकोज तो ये तो हम बी हटा ही रहे हैं, सी देख लें। सी में क्या किया इन्होंने, ग्लूकोज बट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अच्छा ये इसका नीचे यहाँ से दिया, ठीक है ठीक है। तो देखो जब ग्लूकोज पाइरुवेट प्लस एनर्जी, ये तो सही लग रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सही लग रहा है, साइटोप्लाज्म भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गिव दे रहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम एनर्जी तो अब यही बनने वाली है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, डी पे चले जाओगे, ग्लूकोज पाइरुवेट प्लस एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, और यहाँ पे सब सीक्वेंस भी देख लो आप, इस पे चेक कर लो साइटोप्लाज्म पे हो रहा है, इस पे चेक कर लो माइटोकॉन्ड्रिया पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर, यानी कि आपके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आने वाले हैं। ये सब टाइम टेकिंग होते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट बहुत ही कम है, 90 मिनट्स का टोटल अप्रॉक्स पेपर आपका होने जा रहा है। तो अब आपको उसमें सर्कल भी करना है, फिर आपको बॉक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप सीबीएसई की साइट पे जाइए और बॉक्स और एमआर शीट कैसे भरनी है उस पर आप प्लीज फोकस कीजिए। ऐसे मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगी आप लोग के लिए लास्ट, एकदम लास्ट मोमेंट में, क्योंकि अभी बच्चे सीरियस नहीं हो रहे हैं, हालांकि टाइम बहुत कम है, फिर भी हो जाना चाहिए, बहुत बच्चे देख चुके होंगे पैटर्न, ये मुझे अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पर एक से ज्यादा जब होता है तो जल्दी से हमें करना क्या है कि ट्रू मांग रहा है, तो पहले से गलत है उसको निकाल देना है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूवमेंट, रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, ये तो सही लग रहा है बच्चों, देखते हैं और पढ़ लेते हैं। इन द एल्वियोलाई
क्योंकि अब जैसे एक दो पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, फॉर एग्जाम्पल दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलर एयर। अब कहता है इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, वहां होता है, नो डाउट हम जानते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, ठीक है, हो सकता है कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो एल्वियोलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोलर एयर। ये सही लग रहा है, नंबर 2 सही लग रहा है मुझे। ठीक है, अब देख रहे हैं हम ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि नहीं। इनहेलेशन में रिब्स मूव इनवर्ड होगा, हाँ तो पहला तो गलत ही है, इनवर्ड कभी नहीं होगा। वन तो देखो ऐसे भी गलत है, मैं जैसे टू देखा ना, मैंने ऑप्शन पर नजर दौड़ाया तो टू के साथ वन नहीं और मैं वापस से वन पे गई तो मैंने देखा कि इनहेलेशन में रिब्स मूव इनवर्ड, इनवर्ड नहीं होता। इनवर्ड तो जब होता है जब वो रिलैक्स करता है, तो गलत हो गया पहला। टू दूसरा तो एकदम सही है। अब दो के साथ आप ऑप्शन खोजो, यानी कि ए और सी को तो आप हटा ही दो, बी और डी में से कोई एक होगा। टू के साथ थ्री या टू के साथ फोर। थ्री पढ़ लो पहले, हेमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, गलत। हिमोग्लोबिन की आपको पता है ग्रेटर एफिनिटी किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है। तो अब टू और फोर होना चाहिए। एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही। 80 स्क्वायर मीटर करीब होता है, अगर आप पूरे एल्वियोलाई को लंग्स में अगर आप ओपन करो तो 80 स्क्वायर मीटर होता है करीब करीब। गॉट इट। तो आपका आंसर होगा 2 and 4, दैट इज ऑप्शन डी आपका आंसर। थोड़ा सा टाइम लगा, ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे तैयारी करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहालेशन। फिर पैसेज की बात आ गई। अब आप इसमें से नेजल पैसेज को हटा दो, लैरिंग्स को हटा दो, ए और डी में से चूज करो। नॉस्ट्रिल्स के बाद लैरिंग्स दिया है, नॉस्ट्रिल्स के पास फेरिंग्स दिया है, तो ए तो फिर हटा दो। आपका नो डाउट डी होना चाहिए, क्योंकि बी और सी तो मैडम ने पहले ही बाहर कर दिया। नेजल पैसेज के पहले नॉस्ट्रिल्स होगा ना, अपने नाक में जो आपके दो सामने होल है, दैट वी कॉल इट एज नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई। बाकी पढ़ भी लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ए बी सी डी सभी गलत है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉस्ट्रिल्स के बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई, बिल्कुल सही। हमको और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, तो बाकी तो एकदम ही गलत है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो किसके किसके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? ट्रैकिया, लैरिंग्स, नो। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, बिटवीन टेक्स प्लेस इन कह रहा है ना, अच्छा अंदर की बात कर रहा है। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई एंड थ्रोट, थ्रोट एंड लैरिंग्स। तो आपके पास ऑप्शन बी एकदम क्लियर कट। कहां पर हो? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में होता है। इन पूछा है ना, बिटवीन भी नहीं पूछा, इन पूछा है। चलो, ये भी बड़ा जल्दी से करना है, ट्रू करना है, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शन पे एक बार नजर दौड़ा लो, 1 2। तो जब इज और आर दिया है तो पक्का इन्होंने एक तो रखा नहीं होगा, बट फिर भी देख लेते हैं 2 and 4। तो पहले हम सी वाले को पढ़ लेते हैं। 2, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट आप इमेजिन कर लो, अपना हाथ लेफ्ट उठाओ और लेफ्ट वेंट्रिकल का और अपने दिल का जहाँ पे आपका हार्ट का लोकेशन वहां सोचो, और इमेजिन करो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स, तो सही लग रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि नीचे की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो जाता है पूरे बॉडी को जाता है, बिल्कुल सही। वाइल राइट वेंट्रिकल की उसमें और है, राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, बिल्कुल सही। मुझे टू तो एकदम सही लग रहा है। टू के साथ अब ऑप्शन क्या जा रहा है? 4। अब यहाँ पे तो टू के साथ और ऑप्शन नहीं है या फिर है, तो हम 4 को पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। राइट आर्ट्रियम, राइट हार्ट अपना ऊपर करो और आर्ट्रियम के पास लेके जाओ, हार्ट के पास। राइट आर्ट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही। वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आप अपना हाथ जो है लेफ्ट वाला हाथ उठाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सही लग रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल तो मतलब टू का जो पॉइंट है वो रिपीट कर दिया इन्होंने, लग रहा है ना आपको? टू का एक लाइन उन्होंने रिपीट किया, यानी कि आंसर आपका सही होगा 2 and 4। एक बार फिर से कंफर्म बोले। फोर्थ में राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम आपका राइट हैंड उठाओ, ठीक है, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड लिखा है, बिल्कुल सही। वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, आप अपना हाथ लेफ्ट वाले साइड हाथ हैंड्स करो, हैंड रेज अप करो। वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड आएगा तो वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड जाएगा और पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा। आंसर नो डाउट 2 and 4 इज करेक्ट, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना।
व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? मतलब कहना समझ रहे हो, जब ब्लड ब्लड का फ्लो हो रहा है तो वापस ना लौट जाए कहीं भी हो। यहाँ तो हार्ट की बात करें तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन यहाँ से देखते हैं क्या क्या है। थिक वॉल, थिन वॉल्स नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट ए, VALVES, इसको हम पढ़ते हैं वॉल्व्स ऑफ वॉल्व्स इन हार्ट। ठीक है, डायरेक्ट ए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं आपको। अच्छा, इसमें बच्चे पता नहीं क्यों बड़ा कंफ्यूज करते हैं, चलो इसमें दिमाग लगाते हैं हम। सिंगल सर्कुलेशन की बात होती है, यानी कि फिश की बात होती है। दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ पैसेज। अब आप इसमें से आइडेंटिफाई करो फिश कहां पर है। लेबियो फिश है, कैमलियन फिश नहीं है, सैलामेंडर भी फिश नहीं है। ऑप्शन ए गया। हिपोकैम्पस एग्जोसिटस अरबस, ये लग रहा है, ये लग क्या रहा है, ये तो सही है, मुझे पता है कि बी जो है ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि सी में कैसे गलत है, देखो हाइला, रैना, ड्रैको। रैना जो है आपका वो एम्फीबियंस है, ड्रैको जो है आपका वो रेप्टाइल्स है। फिर आप डी में आ जाओ, वेल तो मेल है, सॉरी मैमल है, सॉरी सॉरी मैमल है, डॉल्फिन, टर्टल, ये सब तो रेप्टाइल्स हो गए। मतलब ऑप्शन बी हिपोकैम्पस एग्जिटस अनाबस, ये तीनों का नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, बट ये सब फिश है, फिश की वैरायटीज है। इसलिए यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है कि सिंगल सर्कुलेशन होता है फिश में। कितना और बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने कहा है ना हमेशा, एक बार रिवाइज कर लोगे हो जाएगा। In which of the following vertebrate groups कह लो या ग्रुप कह लो, heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? मतलब ऑक्सीजनेटेड वो पंप नहीं करेगा, वर्टिब्रेट ही है, ठीक है। फिशेस एंड एम्फीबियंस दोनों नहीं हो पाएगा, कि हो पाएगा देखते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स गड़बड़ हो जाएगा, एम्फीबियंस ओनली, फिशेस ओनली। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप या ग्रुप्स, ठीक है, हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो जब ऑक्सीजनेटेड की बात आती है तो इसके लिए हमारे हार्ट को 4 चैम्बर्ड होना ही होना है, और हमें पता है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट आपका फिशेस एंड एम्फीबियंस तक है। तो आपका ऑप्शन ए चला जाएगा, फिशेस एंड एम्फीबियंस। इन दोनों में ही क्या होता है, क्योंकि रेप्टाइल से हमारा 3 चैम्बर्ड हार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, फिशेस एंड एम्फीबियंस, ये दोनों जो है आपका आंसर सही होगा। वर्टिब्रेट ग्रुप या ग्रुप्स पूछ रहा है तो फिशेस एंड एम्फीबियंस आंसर सही होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। अब आर्टरीज के बारे में देखो, अगर आप ऑप्शन नहीं भी पढ़ो तो याद रखो, आर्टरीज का वॉल थिक होता है, ठीक है, उसमें थिक वॉल होता है, थिक वॉल, उसका जो चारों तरफ वेसल्स है बहुत थिक होता है, उसमें वॉल्व्स नहीं होता है, ब्लड बहुत हाई प्रेशर में जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो अब खोजो ऑप्शन में कहाँ है, क्योंकि आपको करेक्ट चूज करना है। ये देखो, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, blood flows under high pressure, collect blood from different organs and bring it back to the heart. Bring it back to the heart वाला काम तो कभी आर्टरी कर ही नहीं सकता है, एक एक्सेप्शन छोड़ करके नहीं कर सकता है। बी पर आ जाते हैं, दे हैव थिन, गलत, थिन तो होगा नहीं, थिन तो हम वेन्स की बात करते हैं। सी, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, नहीं, लो प्रेशर में तो कभी नहीं। ये दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्व्स, मतलब उसका बाहर का जो वॉल है वो थिक है, अंदर वॉल्व्स नहीं है, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल सही। एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अवे ले जाना, ये ध्यान रखो कि आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को हमेशा ले जाता है, लाता नहीं है वापस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ, ठीक है, थक गए आप लोग, बस खत्म है। The filtration units of kidneys are called ureter, urethra, neuron, nephron। कल भी मैंने एक वीडियो डाला है इसमें, नेफ्रॉन का अपना चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, तो नेफ्रॉन पे ही बनाया है। अब फिल्ट्रेशन यूनिट है वो किडनी का, दैट इज नेफ्रॉन। ओके, बच्चे न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। न्यूरॉन ब्रेन का पार्ट है, नेफ्रॉन जो है वो हमारा किडनी का पार्ट है। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। अब ये कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है एज अ बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में, तो वो किसके टूटने के कारण आता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है? अब देखो, क्लोरोफिल और ग्लूकोज तो कभी नहीं होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वाटर का भी जो फॉर्मूला है वो H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। बट अब यहाँ पे ध्यान देना, दिमाग लगाना, हालांकि जिसको आंसर पता है उसको डायरेक्ट बोलेगा कि मैम वाटर, लेकिन जिनको नहीं पता दिमाग लगाओ। जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें वाटर का रोल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है डार्क में। तो डार्क में तो बाई प्रोडक्ट निकलता ही नहीं है डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस में,
लाइट रिएक्शन में निकलता है, और लाइट रिएक्शन यूटिलाइजेशन होता है वाटर का। तो अगर ऐसे भी लॉजिक लगाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा वाटर। द ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन, मतलब जो ब्लड टिश्यूज से अपना मतलब काम करते हुए जा रहे हैं, वापस बैक हो रहे हैं, तो उसमें क्या ज्यादा होगा? क्या वाटर? नो। हीमोग्लोबिन तो भाई जितना रहेगा उतना ही रहेगा। ऑक्सीजन? नो, क्योंकि काम करते हुए वापस जा रहे, द ब्लड लिविंग द टिश्यूज। तो कोई जब ब्लड वहां से निकल रहा है वर्क करते हुए, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कभी भी ज्यादा नहीं होगी, उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? फिर इनकरेक्ट आया आपके सामने। ऑर्गेनिजम्स ग्रो विथ टाइम, organisms must repair and maintain their structure, movement of molecules does not take place among cells, energy is essential for life process। बेटा इसमें इनकरेक्ट पूछा है। बच्चे मूवमेंट के बारे में तो जानते ही नहीं है। मैंने हमेशा मूवमेंट में बात की है कि मूवमेंट जो होता है वो दोनों तरह का होता है, एक विजिबल होता है, इनविजिबल होता है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम सही है, ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन सही है, एनर्जी इज एसेंशियल सही है। अब सी में डाउट आता है कि ये क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। होता है मूवमेंट, सेल्स के अंदर मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी मूवमेंट लगातार होती रहती है। इस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, क्योंकि इन्होंने कहा डज नॉट, बट डज एक्चुअली इट हैपेंस। गॉट माय पॉइंट? द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ। अब देखो, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि क्या बनने के बाद वो रिजर्व किस रूप में हो रहा है? ग्लाइकोजन तो हमारी बॉडी में होता है लीवर में जाकर के, प्रोटीन तो यहाँ बात ही नहीं आती है, फैटी एसिड भी नहीं, तो स्टार्च, क्लियर कट स्टार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब यहाँ पे देखो, आपकी एनसीईआरटी में जो दिया है उस पर फोकस करो, आप इसका बैलेंस बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने देखो रिएक्शन में क्लोरोफिल सनलाइट का रोल भी होना बहुत जरूरी है, दोनों होना जरूरी है। तो ए और बी को तो मैंने पहले ही हटा दिया। अब सी और डी में हमको देखना है कि कहाँ डिफरेंस है। 6CO2 यहाँ भी 6CO2, 12H2O यहाँ भी 12H2O, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट यहाँ भी। तो फिर गिव में देखते हैं, कुछ होगा जरूर होना चाहिए। C6H12O6, यहाँ पे देखो कितना माइनर सा डिफरेंस है। अगर फोटोसिंथेसिस है बच्चों तो रिलीज क्या होगा? ऑक्सीजन। यहाँ पे रिलीज क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। 6 molecules of carbon dioxide when reacts with the 12 molecules of H2O, when in the presence of chlorophyll and sunlight, it gives, obviously it forms glucose and the byproduct is oxygen and water। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूटिलाइज हो जाता है। क्वेश्चन पे आपका फोटोसिंथेसिस है। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। अब इसमें से कौन सा इवेंट फोटोसिंथेसिस में नहीं होता? डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के इन्होंने रख दिया। 3 पॉइंट दिया हुआ था। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल तो होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट में देखो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी तो पक्का होता है। सी सॉरी डी जो है, कन्वर्जन जो लाइट एनर्जी आ रहा है वही तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी क्या? ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या नहीं होता है यहाँ पे? डज नॉट अकर पूछा है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड होता ही नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर से ही लेते हैं। ठीक है, 28 हो गया, 29 पर आ जाओ। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। देखो स्टोमेटा आप सबको याद होगा स्ट्रक्चर। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर तो जब उसका ओपनिंग हो रहा है, उसका पोर जो है क्लोजिंग हो रहा है, तो किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा? नो। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नो। वाटर इन गार्ड सेल्स? यस। डी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा? नो। कहीं पर भी किसी भी गैस का रोल नहीं होता है। टेम्परेचर का भी रोल होता है बट इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट अगर हम पूछें तो फिर सिंपल डायरेक्ट वाटर इन गार्ड सेल्स। ज्यादा पानी है तो पोर खुल जाएगा, कम पानी है तो पोर बंद हो जाएगा। सिंपल लॉजिक। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। प्लांट्स किस फॉर्म में नाइट्रोजन? प्रोटीन के फॉर्म में तो कभी नहीं ले सकते, यूरिया के फॉर्म में भी कभी नहीं ले सकते। मोस्ट प्लांट की बात हो रही है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो मोस्ट प्लांट नहीं आता, सिर्फ राइजोम जिसपे जैसे कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है वही आते हैं। तो आंसर आपका है 2,
टू, पर टू के साथ इन्होंने क्या 4 ऑप्शन दिया है वो देख लो, नहीं दिया है। आंसर टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के साथ इन्होंने टू के साथ ऑप्शन में कहीं पर भी, देखो ऑप्शन पे ध्यान दो, 1 प्रोटीन तो गलत ही हो गया, बी में टू के साथ 3 दिया है, गलत हो गया। अच्छा गलत नहीं हुआ, एक मिनट, यूरिया, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ये 2 और 3 सही हो सकता है बच्चों, बताएं कैसे? देखो कैसे, देखो कैसे, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स सॉइल में कन्वर्ट होते चला जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब फिक्स होता है तो, और यूरिया जब हम स्प्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने कभी नहीं बोला नेचुरली या आर्टिफिशियली या मैन मेड, जब हम यूरिया डालते हैं खाद के रूप में तो उस फॉर्म में भी प्लांट बहुत ज्यादा नाइट्रोजन अब्सॉर्ब करता है। तो यानी मैंने कहा ना, फिर मैं ऑप्शंस पे गई कि हाँ मे बी ऑप्शन कहीं इधर ऐसा हो कि मैं गलत जा रही हूँ, तो ऐसे ही करके आपको एग्जाम में प्लीज आप लोग करिएगा फोकस। तो आपका देखो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 यूरिया, 2 एंड 3, ठीक है? गलत नहीं है, समझ में आ रहा है? विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? फर्स्ट एंजाइम माइलेज, ठीक है? आज के वीडियो में इतना रखते हैं आप लोग के लिए, किस क्वेश्चन तक गई मैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है? एक मिनट, आपका कौन से क्वेश्चन तक थी? मैं क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है? तो मे बी सेकेंड पार्ट में हम लोग लेकर आते हैं, एक वीडियो यहाँ तक रखती, क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने रखा है, और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आज की वीडियो को फिलहाल एंड कर रही हूँ। हाँ जी बच्चों, तो आज की वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी, और आप मतलब क्विक रिवीजन करो बच्चों मेरे साथ, ठीक है? क्विक रिवीजन करोगे, अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह बनाओगे आप, तो आपको लोग के लिए बहुत फायदा होगा। मैंने आज 30 क्वेश्चंस लिया, थोड़ा सा स्लो जा रही थी मतलब, लेकिन आप मेरे वीडियोस को पॉज करके मतलब ये स्पीड बढ़ाकर आप उसको जल्दी जल्दी देख सकते हो आराम से, उसको जाओ देखो वीडियो को, और लास्ट मोमेंट पे प्लीज 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 अच्छे से तैयारी करो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स में, और अपने वीडियो में आपको ऑल द बेस्ट करूंगी। और मैं अपना स्क्रीन जो रिप्रेजेंट किया हुआ मैंने, ये जो पूरा टैब, मैं इसको अब ऑफ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच।